जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस के बारे में बात करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है ना वो क्या होता है। इट इज़ द फॉर्मल अरेंजमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट डिफाइंस हाउ एक्टिविटीज एंड टास्क आर फॉर्मली डिवाइडेड एंड हाउ प्रोसेसेस एंड इंफॉर्मेशन विल फ्लो। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि आप यूँ समझ लें कि लेट से कोई एक बॉस है। उस बॉस ने अपने नीचे जो है वो चार अलग अलग मैनेजर्स रखे हुए हैं। मैनेजर ए, मैनेजर बी, मैनेजर सी और मैनेजर डी। और हर मैनेजर के नीचे जो है, हर मैनेजर के अंडर जो है वो दो दो लोग काम करते हैं। ठीक है। ये जो मैंने एक स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया है, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स बातें होती हैं कि क्या ये स्ट्रक्चर जो है वो डिपार्टमेंट वाइज होगा और क्या ये स्ट्रक्चर जो है वो प्रोडक्ट वाइज होगा, तो उसको हम वक्त के साथ साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का ये मतलब होता है कि आपने एक चेन बनाई हुई है। इससे फ़ायदा ये होता है कि लोगों को ये पता होता है कि उन्होंने किसको रिपोर्ट करना। यानी कि अगर मैनेजर ए है तो मैनेजर ए यहाँ है, मैनेजर बी यहाँ है। ए मैनेजर को ये पता है कि उसने बी मैनेजर को रिपोर्ट नहीं करना, बल्कि उसने जो यहाँ पर ए बी सी डी या एक्स वाई जेड बंदा है उसको रिपोर्ट करना। इसी तरह से ए के अंडर अगर कोई जूनियर काम करता है तो उसको पता है कि उसने बी को रिपोर्टिंग नहीं करनी, बल्कि उसने जो रिपोर्टिंग करनी है वो ए को करनी है। एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इससे जो है वो एक फॉर्मल प्रोसेस बन जाता है। टास्क डिफाइन हो जाती हैं। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन डिफाइन हो जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा और कौन किसके अंडर आता है। Purpose divides work between departments, coordinates diverse tasks, establish relationship among individual groups and departments। जो जो मैंने डिस्कस किया वही है कि मुख्तलिफ हिस्से बना दिए जाते हैं। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से छोटी छोटी चार ऑर्गेनाइजेशंस बन गई। हर बंदे को पता है कि उसने किसको जवाब देना है, किससे बात करनी है और किससे कोऑर्डिनेट करना है। इस्टेब्लिश फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी, यानी कि कौन किसको कमांड करेगा। It must be reviewed and revised as per need due to dynamic changes in business environment। देखें, आजकल की दुनिया में हर चीज़ जो है वो डायनेमिकली, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रही है। लिहाजा इस चीज़ की ज़रूरत है कि आपने अगर कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर बना लिया तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिवाइज होता रहे, विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता रहे, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें एडजस्टमेंट्स आती रहें। अब वो एडजस्टमेंट्स बहुत सारी वजह से हो सकती हैं और सबसे बड़ी जो वजह आजकल है वो है आईटी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन जो हमारा एक वर्क फ्रॉम होम वगैरह का कल्चर बन गया है, वो सारी चीज़ें उसकी वजह से ऐसा होता है कि जनरली जो काम है वो एक इंडिविजुअल मल्टीपल लोगों को भी रिपोर्ट कर सकता है, या एक इंडिविजुअल एक एक मैनेजर जो कि पहले दो लोगों को संभालता था, अब वो आराम से चार या पांच लोगों का काम भी देख सकता है। और बहुत सारी दूसरी चेंजेस भी आ सकती हैं। या कोई मैनेजर जा सकता है, कोई जूनियर आ सकता है, कोई टास्क की वजह से चेंजेस हो सकती हैं, डिपार्टमेंटल चेंजेस हो सकती हैं कि कोई दो डिपार्टमेंट्स मर्ज हो गए और इसकी वजह से रिपोर्टिंग लाइन चेंज हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि वक्त के साथ साथ आपने इसको रिवाइज करते रहना होगा। इट डिफर्स बिटवीन एंटिटीज, वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मे नॉट बी सुटेबल फॉर ऑल एंटिटीज। हर एंटिटी के लिए एक तरह का स्ट्रक्चर जो है वो सूटेबल नहीं होगा। तो सर, आपने तो एक ही स्ट्रक्चर बनाया था, इसमें कैसे अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं? अभी कुछ देर बाद हम जब ये देखेंगे कि स्ट्रक्चर की क्या अलग अलग टाइप्स हो सकती हैं, किस तरह से ये रिपोर्टिंग लाइंस या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो सकता है, तब्दील हो सकता है, डिफरेंट तरह से हो सकता है, तो उसमें हम देखेंगे कि अलग अलग क्या स्ट्रक्चर होते हैं और कौन सी कंपनी के लिए कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। It depends upon various factors such as size of the entity, nature of its operation, and what it is trying to achieve। अगेन, स्ट्रक्चर बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कितनी बड़ी एंटिटी है? भाई एंटिटी में है ही तीन लोग, ठीक है ना? तो हो सकता है कि तीनों मिल बांट कर काम करते हो और स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हो कि ए बी और सी तीनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। एंटिटी में 1,000 लोग काम करते हैं तो फिर ऐसा नहीं होगा कि ए 1,000 लोगों का काम देखे, बल्कि डिविजन्स होंगी। इसी तरह से नेचर ऑफ इट्स ऑपरेशंस, यानी कि कहाँ या कैसे ऑपरेशंस होते हैं।
क्या ऑपरेशंस रिमोटली कंडक्ट होते हैं या क्या वो एक फिजिकल लोकेशन पर कंडक्ट होते हैं, एक ही ऑफिस में कंडक्ट हो रहे हैं और छोटा सा ऑफिस है जिसमें 10 लोग हैं तो शायद 10 लोग एक दूसरे से डायरेक्ट बातचीत और रिपोर्टिंग कर लेते होंगे। One single entity may also have a mixture of structures operating in different parts of the entity। यानी कि एक ही कंपनी में एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स भी पाए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे लेट्स से कंपनी का एक कराची ऑफिस है, कंपनी का एक लाहौर ऑफिस है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ का स्ट्रक्चर और यहाँ का स्ट्रक्चर जो है वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट हों। अच्छा जी, उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में फॉलोइंग आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स दैट माइट एग्जिस्ट विद इन एन एंटिटी और पार्ट ऑफ एन एंटिटी। मुख्तलिफ तरह के क्या स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। एन एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर, जनरली इस तरह के स्ट्रक्चर में एक बॉस होता है और उस बॉस के नीचे ही सारे लोग जो है वो काम करने वाले होते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर कहते हैं और इसमें जनरली ये तब फॉलो होता है जब नंबर ऑफ जो वर्कर्स हैं या नंबर जो साइज़ है एंटिटी का वो कम हो और एंटरप्रेन्योर जो है वो हर जगह पर खुद कमांड करना चाहता हो चीज़ों को, यानी कि उसके नीचे जो लोग हैं उसको वही कमांड करेगा। और लेट से 3 लोग काम करते हैं, एक बॉस है और 2 उसके नीचे लोग काम करते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है उसमें हम इदारे को मुख्तलिफ फंक्शंस के हिसाब से बांट देते हैं। जिस तरह से लेट से एक बॉस है और उस बॉस ने अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके 4 हिस्से किए और उन 4 हिस्सों का नाम रख दिया। एक का नाम रख दिया फाइनेंस, एक का नाम रख दिया सेल्स एंड मार्केटिंग, एक का नाम रख दिया HR, एक का नाम रख दिया लीगल। तो यहाँ पर क्या हुआ कि और इदारा जो है, जो एक इदारा ऑपरेट कर रहा है वो उसके फंक्शंस के हिसाब से बटा हुआ है और हर फंक्शन में फिर अपना मैनेजर होगा और अपने लोग जो उसके नीचे काम कर रहे होंगे। डिविजनल स्ट्रक्चर, किसी पर्टिकुलर तरह से उसको डिवाइड किया हुआ हो प्रोबेबली इलाके के हिसाब से। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि उसमें 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स जो है ना वो एक साथ मिले हुए। यानी कि फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हो कि एक कंपनी ने अपने स्ट्रक्चर्स को जो है वो फंक्शंस के हिसाब से भी बांटा हुआ था और फिर उसने प्रोडक्ट के हिसाब से भी बांटा हुआ था, ठीक है ना। यानी कि ए जो था, ए के नीचे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी 2 हिस्से थे। इस कंपनी के 2 प्रोडक्ट्स थे, ए और बी। तो हर प्रोडक्ट का अलग फाइनेंस डिपार्टमेंट था। या मल्टीपल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कंबाइन हो तो उसको हम मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक से ज़्यादा तरह के स्ट्रक्चर्स जो है वो कंबाइन होकर काम कर रहे थे। यानी कि यहाँ पर जो बंदा काम कर रहा था, यहाँ पर जो बंदा काम कर रहा था जिसका नाम था लेट से मिस्टर अली, वो मिस्टर अली जो है वो प्रोडक्ट ए को भी देखता था और वो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले बॉस को भी रिपोर्ट करता था। अगर प्रोडक्ट ए की कंपनी में बॉस को रिपोर्ट चाहिए होती थी कि प्रोडक्ट ए कैसा परफॉर्म कर रहा है तो वो मिस्टर अली को अप्रोच करते थे। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट की डिटेल्स चाहिए होती थी तो भी मिस्टर अली को अप्रोच करते थे। यानी कि एक बंदा एक से ज़्यादा जगह पर काम कर रहा होता था या रिपोर्ट्स दे रहा होता था। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर, इट इज़ मैनेज बाय इट्स एंटरप्रेन्योर ओनर। जो ओनर होता है वो खुद मैनेज करता है। एंटरप्रेन्योरल टेक्स ऑल द मेन, एंटरप्रेन्योर जो होता है टेक्स ऑल द मेन डिसीशंस, जितने भी मेन डिसीशंस होते हैं वो खुद बंदा ले रहा होता है। ऑपरेशंस आर फेयरली सिंपल विद कंपैरेटिवली स्मॉल रेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। जैसे कि मैंने कहा कि इस स्ट्रक्चर में एक बॉस होगा, वो अपने सारे फैसले खुद लेगा और उसके नीचे 2 4 5 लोग काम कर रहे होंगे। बहुत बड़ा फैला हुआ स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये एक आप कह लें कि इंडिविजुअल लेवल पर चीज़ें चल रही होंगी। It is ideal when entity is in early stage of its life। जनरली ये स्ट्रक्चर तब यूज़फुल होता है जब एंटिटी जो है वो अपनी ज़िंदगी के शुरू के हिस्से में होती है, यानी कि स्टार्टिंग में होती है। जाहिर है जब कभी कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो उसमें कंपैरेटिवली कम लोग काम कर रहे होते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो नंबर ऑफ लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो इंक्रीज़ होते रहते हैं। और जब बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो फिर आपको ज़रूरत ये होती है कि भाई आप हर किसी को जो है वो जवाब नहीं दे सकते हो, आपको अपने सबऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, आपके नीचे काम करने वाले लोगों की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। अच्छा जी, मज़ीद लिखा हुआ है फंक्शनल स्ट्रक्चर ग्रुप्स टुगेदर पीपल विद कंपेरेबल स्किल्स एंड परफॉर्म सिमिलर टास्क।
ये उन लोगों को एक साथ जमा कर लेता है जो एक तरह की टास्क कर रहे होते हैं, जिस तरह से एचआर पूरा एक जगह, पूरा फाइनेंस एक जगह, पूरा सेल्स एंड मार्केटिंग एक जगह। आइडियल फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज कंपनीज, जाहिर है ये उन कंपनीज के लिए आइडियल है जो एक स्मॉल से निकलकर और मीडियम की तरफ जा रही है कंपनी। ईच यूनिट इज हेडेड बाय एन इंडिविजुअल, हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है। टिपिकल फंक्शंस इंक्लूड ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशन, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। इट में प्रमोट इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। अच्छा, अब इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। यानी कि आपने सोचा भाई मैं अपने इदारे को, मैं बॉस हूँगा और मैं अपने इदारे में जो है वो मुख्तलिफ फंक्शंस की बेसिस पर अपने इदारे को बांटूंगा। एक फाइनेंस फंक्शन होगा, एक एचआर फंक्शन होगा, एक ऑपरेशंस का फंक्शन होगा, एक सेल्स एंड मार्केटिंग का फंक्शन होगा। अब फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो है ना वो बजट्स एलोकेट करने, बजट्स यानी कि एचआर, ऑपरेशंस और सेल्स एंड मार्केटिंग को पैसे एलोकेट करने हैं। ये एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम होता है कि वो बजट एलोकेट करता है कि भाई अगले साल हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं जो आप यहाँ 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 खर्च करना। तो इस तरह से जब आपका स्ट्रक्चर होता है तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले ने एचआर को 4 लाख रुपए दिए कि आप जो है वो इस 4 लाख रुपए का काम करो, 4 लाख रुपए से आप जो है वो अपनी नीड्स पूरी करो, 4 लाख रुपए से नई रिक्रूटमेंट्स वगैरह करनी है या जो भी एचआर का काम है वो आप पूरा करो। और मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग वाले को जो है वो लेट से 3 लाख रुपए दिए। ठीक है, तो होगा क्या कि यहाँ पर आपका जो सेल्स एंड मार्केटिंग वाला बंदा होगा वो एक कॉन्फ्लिक्ट में आ सकता है कि यार तुमने दूसरों को ज़्यादा बजट दिया और मुझे कम दिया। इस तरह की बहस छिड़ जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर अगली चीज़ है फंक्शनल स्ट्रक्चर। देखिए फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि फंक्शंस के हिसाब से या प्रोडक्ट्स के हिसाब से, फंक्शंस के हिसाब से जनरली जो है वो आपका स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे एक मैनेजिंग डायरेक्टर है जो सारी चीज़ें मैनेज करता है। वो अकाउंट्स, मार्केटिंग, सेल्स, रिसर्च और ह्यूमन रिसोर्स के या ह्यूमन रिलेशंस के जो डिपार्टमेंट है, उसके अलावा प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट्स को जो है मुख्तलिफ फंक्शंस में भी ब्रेक किया हुआ है। यानी कि प्रोडक्शन वो या ऑपरेशन वो डिपार्टमेंट होता है जहाँ से प्रोडक्ट बनकर निकल रहा होता है। अब आपने जो है वो प्रोडक्शन के जो मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, मशीनिंग, असेंबली एंड फिनिशिंग। मशीनिंग का मतलब यह है कि किसी प्रोडक्ट में जो मशीन पर काम हो रहा होगा, फिर वो असेंबली में आएगा जहाँ पर उसके पुर्जे जोड़े जाएंगे, और फिनिशिंग का मतलब है जहाँ पर उसकी पैकिंग हो रही होगी या फाइनल उसको टच दिया जा रहा होगा। तो आपने अपने डिपार्टमेंट को जो है फंक्शंस की बुनियाद पर भी, यानी कि जो काम हो रहे हैं उन बुनियाद पर भी तोड़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर, आइडियल फॉर लार्ज कंपनीज। ईच डिवीजन वर्क सेपरेटली सिमिलर टू अ स्टैंड अलोन कंपनी विद लिमिटेड सेंट्रलाइज्ड functions. Divisions can be formed according to product, customers, process, or geographical location. Advantages include the ability to be responsive to changes quickly. डिविजनल स्ट्रक्चर में ये होता है कि आप अपने इदारे को जो है ना वो बहुत सारे डिविजन्स में बांट देते हो। और ये आइडियल होता है बहुत, अगर कोई बड़ी कंपनी है उसके लिए। मिसाल के तौर पर एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, जिसका बिजनेस पूरी दुनिया में ग्लोबल बिजनेस है। ठीक है, इसके ऑपरेशंस जो हैं वो यूएस में भी हैं, इसके ऑपरेशंस जो हैं वो यूएई में भी हैं, इसके ऑपरेशंस जो हैं वो यूके में भी हैं, इसके ऑपरेशंस जो हैं वो पाकिस्तान में भी हैं। तो बजाय कि वो सिर्फ एक ही एचआर डिपार्टमेंट रखे, उसने यूएस के अलग एचआर डिपार्टमेंट रखा हुआ है, यूएस का अलग फाइनेंस डिपार्टमेंट रखा हुआ है, इसी तरह से यूएई का अलग एचआर अलग फाइनेंस रखा हुआ है, यूके का अलग एचआर अलग फाइनेंस रखा हुआ है, और पाकिस्तान का भी अलग एचआर और अलग फाइनेंस रखा हुआ है। एक ही अगर मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट रखता तो वो कैसे हर कंट्री की हर चीज़ को देख पाता? प्रैक्टिकली शायद पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए मैंने हर डिपार्टमेंट, हर कंट्री का अपना एचआर, हर कंट्री का अपना एचआर, अपना फाइनेंस, अपना एचआर, अपना फाइनेंस, यानी कि हर कंट्री वाइज मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्री वाइज डिवाइड कर दिया। और ये जो है वो हम ये कह सकते हैं कि हमारी है तो ये एक कंपनी, लेकिन हर कंट्री में एज अ सेपरेट कंपनी मैं ऑपरेट कर रहा होता हूँ। तो आइडियल फॉर लार्ज कंपनीज, बहुत बड़ी कंपनीज होंगी तब आइडियल होगा। हर डिवीजन से में जो है वो स्टैंड अलोन बेसिस पर अकेला अपना काम परफॉर्म कर रहा होगा। डिविजन्स कैन बी फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, कस्टमर, प्रोसेस और जोग्राफिकल। मैंने यहाँ पर जोग्राफिकली बेसिस पर डिवीजन करी है, यानी कि मैंने ये देखा है कि भाई ये मुल्कों की बुनियाद पर मैंने जो है वो 4 छोटे छोटे इदारे बना लिए जो मुझे रिपोर्ट करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक एमएनसी हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी हूँ, बहुत सारे कंट्रीज़ में ऑपरेट करता हूँ ग्लोबली,
तो मैं अपनी कंपनी को जो है ना वो प्रोडक्ट की बेसिस पर बांट दूं, यानी कि पूरी दुनिया में प्रोडक्ट ए बेचने वाला एक डिवीजन होगा, पूरी दुनिया का प्रोडक्ट बी बेचने वाला दूसरा जो डिवीजन होगा वो होगा। डिसएडवांटेजेस इंक्लूड डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शन रिजल्टिंग इन हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि इसका नुकसान ये आ जाता है कि भाई हर जगह पर एचआर है, हर जगह पर एचआर है, हर जगह पर एचआर है और हर जगह पर एचआर है, तो जो मेरी कॉस्ट शायद एचआर का एक हेड रखना था, अब मुझे 4 हेड्स रखने पड़ेंगे। तो कॉस्ट तो बढ़ जाती है, लेकिन जाहिर है जब इतना वास्ट आपका बिजनेस होता है तो ये करना भी ज़रूरी होता है। अच्छा जी, फिर हम आ जाते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की एक एग्जांपल पर। देखें आपने क्या किया है, अपने बड़े वाले बिजनेस के आपने डिवीजन प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई और प्रोडक्ट जेड, प्रोडक्ट वाइज आपने डिविजन्स बना दिए। इस प्रोडक्ट का अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, अपना मैन्युफैक्चरिंग और अपना मार्केटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट है। इस प्रोडक्ट का अपना R&D, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट है। और इस प्रोडक्ट का अपना मार्केटिंग, फाइनेंस, HR डिपार्टमेंट है। यानी कि अगर मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात करूं तो 3 मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स हैं। ये वाला मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो एक्स का है वो एक्स की मार्केटिंग पर फोकस करेगा, वाई का वाई की मार्केटिंग पर और जेड का जेड की मार्केटिंग पर। एंड इस तरह से मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ हिस्से कर दिए। A matrix organization, any organization employs a multiple command system. Employees have dual reporting relationship. It combines functional and product departmentation. Each employee has 2 direct supervisors, the line manager from her or his specific functional area and the project manager. देखिए, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि एक जो लोअर लेवल वाला बंदा होता है, जूनियर होता है, या आप कह लो कि जूनियर अकाउंटेंट होता है, वो 2 लोगों को रिपोर्ट करता है। अमूमन अभी तक जो आपने स्ट्रक्चर देखे उसमें क्या था, आपने लेट से अपने बिजनेस को प्रोडक्ट के हिसाब से बांट दिया, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई। तो यहाँ पर अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो वो एक्स की मार्केटिंग देख रहा है, और यहाँ पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो वो वाई की मार्केटिंग देख रहा है। या आपने अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो कंट्री वाइज बांट दिया, लेट से हम कैसे कह सकते हैं USA और UK। तो यहाँ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट USA की मार्केटिंग देख रहा है और यहाँ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट UK की मार्केटिंग देख रहा है। लेकिन कभी कभार कंपनीज जो है इन दोनों को मर्ज कर देती हैं, यानी कि एक मिस्टर ए को बोलेंगी कि भाई तुमने जो है ना ये चीज़ भी देखनी होगी कि प्रोडक्ट एक्स की मार्केटिंग कैसे हो रही है, और तुमने ये भी देखना होगा कि USA में ओवरऑल सारे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कैसे हो रही है। अब इस केस में मसला ये आएगा कि इस बंदे को यानी कि मिस्टर ए को 2 लोगों को रिपोर्ट करना हो सकता है। तो इसको हम मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा रिपोर्टिंग हो जाती है। जो जूनियर होता है वो एक से ज़्यादा लोगों को रिपोर्ट कर रहा होता है। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक नया कॉन्सेप्ट है, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, ऑपरेट्स बाय मींस ऑफ IT सिस्टम एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, स्पेशलाइज्ड बिजनेस पार्टनर्स फॉर आउटसोर्सिंग की ऑपरेशंस। Key to success is effective management of all the different external relationships and coordination of their activities. वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक फेयरली नया कॉन्सेप्ट है, और लगता है कि आने वाले 10-15 सालों में ये बड़ा कॉमन हो जाएगा और सब जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे नुकसानात हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी ये इससे कॉस्ट सेविंग बहुत हो जाती है। आप कहीं पे भी बैठ के कोई भी जो भी आप काम करना चाहते हो वो आप काम कर सकते हो, और आप घर बैठे काम कर सकते हो, और आपको फिजिकली ट्रैवल नहीं करना पड़ता। आपकी ट्रैवलिंग की कॉस्ट, टाइम, सारी चीज़ें बच जाती हैं। तो ये वो इदारे होते हैं जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, और इस तरह के इदारे वक्त के साथ साथ बहुत सारे डेवलप हो रहे हैं जो कहते हैं कि भाई आप घर से काम करें और हम आपका ऑफिस आपका घर ही होगा और वहीं पे आप जो है वो बैठकर आराम से काम कर सकते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस में IT सिस्टम्स और कम्युनिकेशन ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा होती है। इंटरनेट की ज़रूरत है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स जिसके थ्रू आप अपने बॉस से, मैनेजर से कम्युनिकेट कर सको, इसकी ज़रूरत होती है। स्पेशलाइज्ड बिजनेस पार्टनर्स फॉर आउटसोर्सिंग की ऑपरेशंस को यहाँ पर आउटसोर्स भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अकाउंटिंग में किसी अकाउंटिंग की फर्म से करवा रहा हूँ जो आउटसोर्स्ड है, जो कि ऑनलाइन अपने ऑफिस में बैठकर मेरी अकाउंटिंग कर रही है। मार्केटिंग के लिए मैंने अलग टीम हायर करी हुई है जो कि अपने हिसाब से अपनी जगह पर बैठकर मार्केटिंग कर रहे हैं और मुझे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड सो ऑन। की टू सक्सेस इसमें क्या है कि आपकी जो एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स और कोऑर्डिनेशन हैं एक्टिविटीज़ की, वो बहुत स्ट्रांग है। ऐसा ना हो कि रिमोटली सब अगर काम कर रहे हो तो उसमें चैनल में ब्रेक आ रहा हो, मिसाल के तौर पे इंटरनेट की सर्विस प्रॉपर ना हो, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। की एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के की एलिमेंट्स क्या हैं? डिपार्टमेंटलाइजेशन, चेन ऑफ कमांड,
अच्छा, डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब ये है कि आप अपने इदारे को डिपार्टमेंट्स के हिसाब से ब्रेक कर सकते हो। चेन ऑफ कमांड ये क्लैरिफाई करता है कि आपने किसको रिपोर्ट करना है। क्लैरिफाइज हु रिपोर्ट्स टू होम, यानी कि मिस्टर ए किसको जवाब देगा, जो हमने पहले ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में भी देखा। स्पैन ऑफ कंट्रोल refers to the number of subordinates a superior can effectively manage. It depends on manager capabilities, nature of managers workload, geographical dispersion of subordinates. अगेन मैं एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ए है, ए के अंडर दो मैनेजर्स काम करते हैं जिनका नाम है बी और सी। बी जो है उसके अंडर मजीद तीन लोग काम करते हैं, डी, ई और एफ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चेन ऑफ कमांड क्या है कि भाई ये इससे काम निकलवाएगा और ये इसको रिपोर्ट करेगा। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है कि बी के कंट्रोल में डी, ई और एफ ये तीन लोग हैं, और सी के कंट्रोल में क्या है, जी, एच और आई ये तीन लोग हैं। ठीक है जी। Tall, narrow span of control. Each manager has a smaller number of subordinates reporting directly to him. There are many layers of management from the top down to supervisor level. अच्छा, अब मुख्तलिफ तरह के स्पैन ऑफ कंट्रोल्स हो सकते हैं। पहले की वो बात करता है टॉल, टॉल और नैरो। ठीक है ना, टॉल, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। Each manager has a smaller number of subordinates reporting directly to him, यानी कि बहुत टॉल हो और नैरो हो, which means कि ए के नीचे सिर्फ और सिर्फ दो लोग काम करते हैं। ठीक है, फिर बी के नीचे सिर्फ और सिर्फ एक या दो लोग काम करते हैं, और इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन यू में फैली हुई हो ज़्यादा। ठीक है, और हर बंदे के नीचे एक या एक से कम एक या दो लोग काम करते हो, और इस तरह की मैनेजमेंट की बहुत लेयर्स हो। मैनेजमेंट की बहुत लेयर्स होने का मतलब ये है कि यहाँ पर तो देखो मैंने तीन लेयर्स बनाई, एक, दो, तीन। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं ये कहूँ कि भाई डी जो है ना उसके नीचे भी एक बंदा काम करता है, ई के नीचे भी एक या दो बंदे काम करते हैं, एफ के नीचे भी एक या दो बंदे काम करते हैं। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि भाई एक बॉस है, उसके नीचे फिर दो लोग हैं, फिर उसके नीचे जो है वो 6-8 लोग हैं दोनों बंदों के पीछे, फिर हर बंदे के नीचे अलग अलग लोग हैं। तो इस तरह से फैला हुआ स्ट्रक्चर। अच्छा जी। wide flat wide flat span of control. Each manager has a large number of subordinates reporting directly to him. There are few layers of management from the top down to supervisor level. देखिए वाइड में और फ्लैट में क्या होगा कि आपके पास जो है ना वो स्ट्रक्चर मजीद वाइड होगा और फ्लैट होगा, यानी कि हर मैनेजर जो है उसके नीचे ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पर ए के नीचे बी है और सी है, और पहले हमने यूँ किया था ना कि बी के नीचे डी था और फिर ई भी काम कर रहा था और एफ भी काम कर रहा था, और फिर डी के नीचे जो है वो लेट से दो और लोग काम कर रहे थे, एक्स और वाई, और ई के नीचे दो और लोग काम कर रहे थे, जेड और जेड प्लस। ठीक है, अब ये अगर टॉल नैरो है तो वाइड फ्लैट क्या होगा, वाइड फ्लैट में ये होगा कि ए है, ए के नीचे बी काम करता है और सी काम करता है, और बी के नीचे जो है वो डी भी काम करता है, ई भी काम करता है, एफ भी काम करता है, एक्स भी काम करता है, वाई भी काम करता है, जेड प्लस भी काम करता है, यानी कि इस तरह से मजीद ये डिस्पर्स्ड हो। तो वो ये कह रहा है कि वाइड हो और फ्लैट हो। फ्लैट यानी कि इस तरह से टॉल ना हो, टॉल ना हो। टॉल में क्या होगा कि कम लोग होंगे, और जो लेवल्स होंगे ना वो ज्यादा होंगे, ये इसको रिपोर्ट, ये इसको रिपोर्ट, ये इसको रिपोर्ट, ये इसको रिपोर्ट, ये इसको रिपोर्ट। बल्कि वाइट फ्लैट में क्या हो रहा है, ये इसने भी इसको रिपोर्ट करना है, ये इसने भी इसको रिपोर्ट करना है। अब देखें अगर इन दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं तो पहले स्ट्रक्चर में 3 लेवल्स है ना, एक, दो, तीन, सॉरी 4 लेवल्स हैं। एक मिनट, पहले स्ट्रक्चर में जो है वो आपके पास 4 लेवल्स आ रहे थे। ए था, ए के नीचे बी था, बी के नीचे डी था, और डी के नीचे जो है वो एक्स काम कर रहा था। अब एक्स जो है वो पहले डी को काम कर कर देगा, डी जो है वो फिर बी को काम कर कर देगा, बी जो है वो फिर ए को काम कर कर देगा, मुकम्मल कर कर देगा, निकलवाएगा काम नीचे वालों से। वाइट फ्लैट में क्या होगा, वाइट फ्लैट में ए बी को काम देगा, और बी जो है वो उसके नीचे डी भी आता है और उसके नीचे एक्स भी आता है, तो उसने डी को नहीं बताना कि एक्स से काम निकलवाओ, बल्कि एक्स को डायरेक्टली काम दे देना।
तो सर वाइड फ्लैट स्ट्रक्चर पॉपुलर है या टॉल नैरो, दोनों के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। इसमें क्या होगा कि बी का जो काम है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पर बी 3 लोगों को देख रहा था, अब शायद 7-8 लोगों को देख रहा होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा जी। की एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। कुछ इदारे सेंट्रलाइज्ड होते हैं, कुछ डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। मिसाल के तौर पे लेट से एक बैंक है जिसका एक हेड ऑफिस है, जिसका एक हेड ऑफिस है, और फिर हर इलाके में इतने सारे ब्रांचेस हैं। ठीक है। और हेड ऑफिस से जो है ना वो मेजर फैसले हेड ऑफिस से होते हैं। एचआर डिपार्टमेंट हेड ऑफिस में होता है, या जितने भी मेन डिपार्टमेंट्स हैं वो हेड ऑफिस में होते हैं। सीईओ सीएफओ हेड ऑफिस में होते हैं, और ब्रांच पर छोटे मोटे काम हो रहे होते हैं। तो हम कहेंगे कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है वो सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड इसलिए है क्योंकि जितने भी सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं उसमें मेजर फैसले हेड ऑफिस पर होते हैं, और जो ब्रांचेस होती हैं उनको लिमिटेड पावर्स दी हुई होती हैं, बहुत ज़्यादा लिमिटेड पावर्स होती हैं। वो सारे डिसीशंस नहीं ले सकते, कुछ डिसीशंस ले सकते हैं वो, लेकिन फॉर एग्जांपल किसी को यहाँ पर हायर करना है तो ये हेड ऑफिस को बताएगा कि भाई एचआर को बोलो कि हमें एक बंदा चाहिए, फिर एचआर उसकी क्लियरेंस देगा। इसको भी कोई काम करवाना है, कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, हेड ऑफिस को बताएगा। इस तरह का अगर स्ट्रक्चर हो तो हम कहते हैं कि ये एक सेंट्रलाइज्ड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, मिसाल के तौर पे एक बैंक कहे कि यार हम हर ब्रांच को इक्वल पावर देंगे और कोई हेड ऑफिस नहीं होगा। हर इलाके का जो ब्रांच होगा उसका अपना छोटा सा एक एचआर डिपार्टमेंट होगा, और हर ब्रांच का अपना मार्केटिंग होगा। वैसे ऐसा बैंक्स के कल्चर में होता नहीं है, लेकिन अगर हर ब्रांच को इक्वल पावर दे दिया जाए कि वो अपनी मर्जी से जो भी डिसीजंस देने लेता रहे, तो हम कहेंगे कि ये डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है। कभी कभार सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर अच्छा रहता है, कभी कभार डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर अच्छा रहता है। वो अगेन डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा था इफ डिसीजन मेकिंग इज कंसंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट द ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रलाइज, यानी कि सारे फैसले अगर हेड ऑफिस से आएंगे और हेड ऑफिस मेजर रोल प्ले करेगा, ब्रांच सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑपरेट करेंगे हेड ऑफिस की इंस्ट्रक्शंस पर, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन है। हियर अथॉरिटी ऑफ इंपॉर्टेंट डिसीजन इज रिटेन विद सीनियर मैनेजमेंट। If decision making is spread out, the structure is decentralized. Here, authority of important decision is delegated to lower levels in the organization's structure. Decentralized में हर ब्रांच जो है वो अपने हिसाब से अपने फैसले ले रहा होगा, वहाँ के लोकल फैसले वो अपने हिसाब से ले सकता है। अच्छा जी, आगे है हमारे पास सेंट्रलाइजेशन एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। डिसीजंस आर टेकन विद कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स इनटू कंसिडरेशन, यानी कि जो कंपनी के फायदे में होगा डिसीजन उस तरह से लिए जाएंगे क्योंकि कंपनी के हेड ऑफिस पे पता होगा कि ओवरऑल हर जगह क्या चल रहा है, तो फैसले जो है इस हिसाब से अच्छे होंगे। बेटर कोऑर्डिनेशन विद ऑल डिपार्टमेंट्स और स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। जब आप सेंट्रलाइज फंक्शन में ऑपरेट करते हो तो आप जो है आपको सिर्फ और सिर्फ एक जगह के नहीं बल्कि हर अपनी ब्रांच के हर मुख्तलिफ जो इलाके में आपके छोटे छोटे आउटलेट्स हैं या ब्रांचेस हैं उसके हालात पता होते हैं, तो आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन के क्या एडवांटेजेस है? लोकल कंडीशंस आर टेकन इनटू अकाउंट। देखें, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो ब्रांचेस को मालूम होते हैं। मिसाल के तौर पर किसी चीज़ की जो है वो ब्रांच में अर्जेंसी है, अब ब्रांच जो है वो हेड ऑफिस एक एप्लीकेशन भेजे, फिर हेड ऑफिस से एक टीम आए और फिर वो काम सॉल्व हो। या मार्केट ऐसी है कि जिसमें हर मार्केट या हर शहर का अलग एक तरह से ऑपरेटिंग स्टाइल है। मिसाल के तौर पर कोई एक जो है वो फूड चेन है। अब वो फूड चेन जो है उसकी एक कराची में आउटलेट है और एक जो है वो इस्लामाबाद में आउटलेट है। ठीक है जी। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई लोकल कल्चर या लोकल लोग जो है वो क्या पसंद करते हैं। शायद इस्लामाबाद में कराची से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो इस्लामाबाद में जो है वो सर्दियों के दिनों में जो आइटम्स उस रेस्टोरेंट पे होने चाहिए, अगर ये लेट से रेस्टोरेंट है, वो कराची में शायद इतने ज़्यादा नहीं चलेंगे। तो डिसेंट्रलाइजेशन से ये फ़ायदा होता है कि लोकल कंडीशंस के हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं और मैनेजर्स भी मोटिवेट होते हैं क्योंकि इनकी बात मानी जा रही होती है, इनकी सुनी जा रही होती है और इनके कहने पर अमल हो रहा होता है, रादर देन कि कोई डिक्टेटेड जो है वो टर्म्स मुझे बताई जा रही हैं। डिसीजन टेकिंग क्विकली एट लोकल लेवल्स, और फैसला जल्दी हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि हम हेड ऑफिस को बताएं और फिर हेड ऑफिस फैसला लेगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस का एक आप कहने के समरी या रिवीजन लेक्चर था। मजीद डिटेल्स इंशाल्लाह क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।